बालू का स्तूप कहते हैं हवा के माध्यम से प्लाया मैदानों में जो चीजें बनती हैं उन्हें हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं। वायु से बनने वाले मैदानों में बनने वाली भूआकृति है ये, मरुस्थलीय भूआकृति नहीं है। सैंड ड्यून्स नहीं, बालू का स्तूप है। अब अंग्रेजी में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। नेक्स्ट इसमें देखना, मरुस्थलों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी मरुस्थलों की उत्पत्ति का कारण है। सही है या गलत? सही है। डेजर्ट कैसे बनते हैं? अगर तटों से दूरी होगी किसी जगह की तो वहां डेजर्ट बनने की संभावना होगी या नहीं? होगी, क्योंकि मॉइस्चर लेडन जो विंड्स हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी या वहां तक पहुंचते हुए वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए भारत के पश्चिम में राजस्थान या डेजर्ट का निर्माण हुआ है, थार के मरुस्थल का, क्योंकि उसकी तटीय क्षेत्र से जो दूरी है वो ज्यादा है और मॉइस्चर लेडन विंड्स के वो दूसरी दिशा में पड़ जाता है। दूसरा, ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र हैं जहां वायु अवतलित होती है। उपोष्ण सब ट्रॉपिकल यानी continental locations or distance from the coast is also the reason for the origin of desert. These are mainly subtropical high pressure areas where the air is subducted. ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है। देखो, डेजर्ट वहां बनेंगे जहां उच्च वायुदाब मिलेगा। उच्च वायुदाब होने की वजह से वहां एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेडन विंड वहां तक नहीं पहुंच पाती और सामान्यतः वर्षा वहां नहीं होती या प्रेसिपिटेशन वहां पर प्रेसिपिटेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो ये भी एक कारण है। इसीलिए ठंडे क्षेत्रों में या ऐसे तट जहां पर ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां डेवलप होते हैं डेजर्ट। डेजर्ट डेवलप होने के लिए ठंडी जलधाराओं का होना एक कारण है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, वार्म ओशन करंट्स आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। ये गलत है। कोल्ड ओशन करंट्स कोल्ड ओशन जो करंट्स होती हैं वो डेजर्ट के डेवलप होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ना कि वार्म ओशन करंट। अगर कहीं की ओशन करंट वार्म है इसका मतलब समुद्र गर्म हुआ। समुद्र गर्म है तो एवोपराइजेशन ज्यादा होगा कम? अरे समुद्र गर्म है तो एवोपराइजेशन क्या होगा? कम ज्यादा होगा। एवोपराइजेशन ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन कम या ज्यादा? तो डेजर्ट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ये कोई इससे मतलब नहीं है। एक और दो ठीक है, तीसरा गलत है। क्लियर है? डेजर्ट फॉर्म होने में कोल्ड करंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि वार्म करंट। जहां जहां भी दुनिया में डेजर्ट है वो आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट्स में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पार्ट्स में भी कहां मिलेंगे? उन क्षेत्रों में जहां पर पूर्वा पवनें चलती हैं या ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड्स चलती हैं 10 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के बीच में। इसीलिए पूरे विश्व में 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको डेजर्ट मिलेंगे, क्योंकि पूर्वा पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसीलिए पूर्वी तटों पर बारिश करेंगी, पश्चिमी तट सूखा रहेगा। एक चीज। दूसरा कारण इस क्षेत्र में डेजर्ट मिलने का, इस एरिया में तटों के पश्चिमी भाग में कोल्ड करंट मिलती है, ठंडी करंट चलती है। ठंडी करंट की वजह से तटों का तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर मॉइस्चर ज्यादा नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वो तट सूखा रहता है, जिसकी वजह से वहां पर डेजर्ट डेवलप हो जाता है। इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, लेकिन यही डेजर्ट आपको 45 डिग्री से लेके और 70 डिग्री तक, 60 डिग्री तक कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्लीज का एरिया है, पछुआ पवनों का क्षेत्र है। पछुआ पवनें पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं,
जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, पूर्वी भाग सूखा रहता है, वहां पश्चिमी भागों में डेजर्ट नहीं होती। ठीक है सर, वहां पूर्वी भागों में एक्चुअली वेस्टर्लीज काफी तेज चलती हैं, चीखता चिल्लाता घमंडता पढ़ाई होगा आपने, तो जिस वजह से वो कॉन्टिनेंट के पूर्वी भागों में भी वर्षा कर देती है लेकिन कम होती है, तो डेजर्ट तो डेवलप नहीं होती। पर पूरी बात क्यों नहीं सुनते तुम? जब सामने वाला बोल रहा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। रीजन उसका ये है, अच्छा बोलने वाला हमेशा अच्छा सुनने वाला जरूर मिलेगा। ये भी बताता है कि तुम अच्छा नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि सुनते अच्छा नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरी बात नहीं सुनते हो। देखो, पूर्वी भागों में पहुंचते पहुंचते वो मॉइस्चर में कम हो जाता है, इसलिए वहां पर ईस्टर्न पार्ट्स में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, पर कहीं कहीं पर शीत मरुस्थल भी आपको मिलेंगे उन क्षेत्रों में, कोल्ड डेजर्ट। उसमें से एक एग्जांपल कालाहारी का है, नहीं गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट सेंट्रल एशिया में पड़ता है, उसका एक एग्जांपल है, वो उसी एरिया में पड़ता है, क्योंकि वहां पर ना तो पूर्वा पवनें पहुंच पाती, न ही पछुआ पवनें पहुंच पाती। बाहर देखो ये कौन खड़े हुआ, पछुआ पवनें पहुंच पाती, वहां जाते जाते सब सूख जाता है। इसलिए गोबी डेजर्ट एक सेंट्रल डेजर्ट है, ठीक है। पर 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हमेशा कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भागों में आपको डेजर्ट मिलेंगे, पूर्वी भाग वहां पर न मिलते हैं। इसी के साथ इस एरिया में पूर्वी भागों में एक और लक्षण प्राप्त होता है ओशंस के ईस्टर्न पार्ट्स में, और वो है साइक्लोन्स का मिलना। इसीलिए पूर्वी तटों पर ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में साइक्लोन्स पाए जाते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, इनके अलग अलग नाम है अलग अलग क्षेत्र में। आप मुझे एक भी इनमें से साइक्लोन पूरी दुनिया में कहीं पर भी 40 डिग्री के ऊपर बनता हुआ दिखा दो, ये बता दो अगर कहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही होंगे। रीजन उसका, क्योंकि पूर्वी तटों पर 10 से लेकर 30 डिग्री तक का क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया है, नहीं है सब ट्रॉपिकल। गर्मी पड़ेगी, नहीं गर्मी पड़ेगी, गर्मी से लैंड गर्म हो जाएगी जल्दी से, पानी गर्म होगा धीरे धीरे, तो टेम्परेचर डेविएशन आ गया दोनों तरफ। लैंड के ऊपर की हवा ज्यादा गर्म, पानी के ऊपर की हवा नम और थोड़ी ठंडी कंपैरेटिवली। जब दोनों हवाएं आपस में मिलेंगी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, इसीलिए ये क्षेत्र सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एरिया है, ठीक है। ये दो कंडीशंस या दो बातें आपको साइक्लोन्स के मामले में देखने को मिलेगी। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, बल्कि 40 डिग्री तक आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। 40 डिग्री के बाद में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं मिलते, टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन्स भी केवल देखने को मिलते हैं मेडिटेरेनियन और उसके आसपास के रीजन में। कारण उसका ये है, मेडिटेरेनियन जो सागर है वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, उसके दो तरफ की जो लैंड है वो गर्म है और एक तरफ की लैंड सर्दियों में ठंडी हो जाती है। यहां से ठंडी और गर्म हवाओं का एक चक्र बनता है जो कि टेम्परेट साइक्लोन्स का निर्माण कर देता है। वाताग्र, हाँ, फ्रंट जो होता है, अब ये 2-3 टर्म्स हैं जो साइक्लोन्स बनने में आती हैं। सबसे पहले जब गर्म हवा गर्म हो जाएगी और सामान्यतः ओशंस के ऊपर की हवा नम और ठंडी होगी, जब दोनों हवाएं आपस में मिलनी शुरू हो जाएंगी, उस तरीके से जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उनका, उसको वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। अभी इसमें शक्ति नहीं होती। अब क्या होगा, अब टेम्परेचर, अब दोनों हवाएं आपस में मिलकर टेम्परेचर को सामान्य करने की कोशिश करेंगी, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। इसको हम लोग डिस्टरबेंस कहते हैं, अवदाब कहते हैं। ये दूसरी स्टेज है। जब ऊर्जा का अंतर अगर बहुत ज्यादा हो, गर्म हवा बहुत गर्म हो, ठंडी हवा बहुत ठंडी हो, ऐसे में ऊर्जा का टेम्परेचर डेविएशन ज्यादा। टेम्परेचर डेविएशन जब ज्यादा होगा तो ऊर्जा का आदान प्रदान तेजी से होगा, नहीं होगा, इसलिए वो हवा तेजी से सर्कुलेट करना शुरू करेगी।
जब हवा तेजी से सर्कुलेट करना शुरू कर देती है तब उसको हम लोग साइक्लोन्स कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट बनता है, फिर डिस्टर्बेंस बनता है, और उसके तीसरा चरण जो होता है दैट वुड बी साइक्लोन। चौथे चरण में वो फिर सुपर साइक्लोन या बाकी के जो हाइपर साइक्लोन्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आ जाता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डेविएशन के ऊपर। हाँ, जितनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी उतना ही साइक्लोन्स में ऊर्जा का आदान प्रदान ज्यादा होगा, इसीलिए साइक्लोन उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है इस समय, पर्यावरण से भी जोड़ देता हूं अपने सब्जेक्ट से। क्लाइमेट चेंज में पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी जब गर्म हो रही है तो इसका मतलब तापमान में वृद्धि है। जब तापमान में वृद्धि है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी या नहीं? साइक्लोन्स की गति में वृद्धि होगी या नहीं? इंक्रीमेंट होगा या नहीं? इसलिए ज्यादा सुपर साइक्लोन डेवलप होंगे या नहीं? बंगाल की खाड़ी में पिछले 10 सालों में 4 सुपर साइक्लोन्स आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से इस समय विजिबल है और वो अपना विभीषिका उसकी देखने को मिल रही है। सामान्य से कितना टेम्परेचर? अभी जो आज की रिपोर्ट थी नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, कल की थी और आज वो आई है, उसमें ये बताया गया कि 1900 से लेके और अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पृथ्वी का इंक्रीज हो गया है, जबकि 2 डिग्री सेल्सियस की थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसे तेजी से बढ़ रहा है, जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे हम लोग। चलिए एक चीज और इसमें, अच्छा ये बताओ, ये बात शुरू हुई, आप लोग ये जोशीमठ वाला मामला पढ़ रहे हो ना? अखबारों में पढ़ा है किसी ने? अच्छा ये बताओ, जोशीमठ के नीचे जाने का क्या कारण है? क्या कारण उनके बताए गए हैं? इसरो के द्वारा क्या कारण बताया गया? जो टीम है उसके द्वारा क्या कारण बताया गया? और क्या ये, पूरी बातें सुन लो पहले, और क्या ये सभ्यता के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए, या मानवीय सभ्यता में विकास की संकल्पना के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है? क्या ये एक इंडिकेशन है? क्या विकास को सस्टेनेबल हो जाना चाहिए? क्या जोशीमठ के बाद में हिमालय का अन्य क्षेत्र भी संवेदनशील होगा? और अगर होगा तो सरकार का क्या प्लान है कॉन्टिजेंसी उसके लिए? क्या सरकार को इसके लिए प्लान करना चाहिए अगर नहीं है तो? और क्यों नहीं है अगर 17 साल पहले इस बात का एक तरीके से एक वार्निंग दे दी गई थी लगातार? क्यों उसके बावजूद भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते रहे? या अब आगे क्या करना चाहिए? क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये बिल्कुल साफ तौर पर सिद्ध है कि वो पर्यावरणीय बदलाव के चलते हुआ, उसमें पर्यावरणीय कारण प्रमुख थे? क्या फिर से मानवीय सभ्यता के लिए एक चुनौती है ये? और है तो कितनी? इतने सारे सवालों के जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा किसी ने इसे? था नहीं पतन पर्यावरणीय कारणों की वजह से? आपने तो इतिहास पढ़ा है। किसका मत है वो पर्यावरणीय कारण उसमें प्रमुख थे? चलो नेक्स्ट देखो, अरे लिखा हुआ होगा आपके पास में, देख लो। और मैंने कि आपसे कोई ये चीजें इसलिए कही हैं क्योंकि इन कारणों को, इन पे मैं चर्चा करूंगा, अभी छोड़ दे रहा हूं यहीं पे, क्योंकि इन कारणों पे चर्चा करने से पूरा टाइम चला जाएगा। लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, जरूर अपने हिसाब से इसको पढ़ के और इसी तरीके से एक असेसमेंट तैयार करेंगे, जिससे अगली बार जब मैं इन सवालों में से कुछ पूछूं तो आप उसका सही जवाब दें। ठीक है,
इसके ऊपर एक ऐसे तैयार कर लीजिएगा अगर हो सके तो। क्या जोशी मठ जैसी एक आपदा विकास को लेके एक प्रश्न चिन्ह लगाती है विकास पर? क्या सतत विकास की संकल्पना को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और लागू किया जाए तो किस तरीके से? कैसे मानव प्रकृति के साथ एक साहचर्य के एक संबंध में रह सकता है? क्या किया जाना चाहिए उसके लिए? एक तो ये सवाल है, और दूसरा इसी में ये है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से सीख लेकर मानवीय सभ्यता को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अलग उपाय करने चाहिए या नहीं? करने चाहिए तो क्या? चलिए नेक्स्ट देखना है इसमें। निम्नलिखित नदी स्थलाकृतियों में से कौन नदी के मध्य में पाई जाती है? गोकुर झील पहला विसर्प है, मिएंडर, दूसरा गोकुर झील, और तीसरा गुम्फित नदी। मिएंडर से बीच में बनते हैं, क्या बनता है वो? गोकुर झील कहां बनती है? ऑक्सबो लेक मध्य में बनेगी। तब बनती है। मध्य में बनने वाली आकृति क्या है नदी की? विसर्प, मिएंडर। घूमती है नहीं नदी, दैट इज मिएंडर। एक ठीक है। नेक्स्ट देखना है इसमें गुम्फित नदी। देखो, जहां नदी फैलकर चले उसको गुम्फित नदी कहते हैं। फैलकर कहां चलती है? अपने डेल्टाओं में, हाँ या ना? डेल्टाओं में। गुम्फित नदी डेल्टाओं में, तो वो अंतिम है मिएंडर्स रिवर के पहाड़ में मिएंडर देखे हैं। विसर्प आकृति जो बनती है मैदानी क्षेत्रों में बनती है, और मैदानी क्षेत्रों में जो विसर्प आकृति बनेगी वो नदी के बीच में बनती है। नदी के 3 भाग हैं। एक नदी का वो भाग जहां से वो निकली, एक नदी का वो भाग जहां वो बह रही है, और एक तीसरा भाग जहां वो गिर रही है। मिएंडर्स आपको कहां मिलेंगे इन तीनों भागों में से? बीच में। नेक्स्ट लिखना, निम्नलिखित में से कौन से कारक शैलों के अपक्षय से संबंधित हैं? Which of the following factors are involved in the weathering of rocks? वनस्पति वेदरिंग करती है नहीं? वेदरिंग को रोकती है। अच्छा ये बताओ, पहाड़ों में तो घूमने गए हो गया, अरे कहीं पे पेड़ तो उगता देखा होगा, पत्थरों पे नहीं उग जाते। जब पत्थर पे पेड़ उगता है तब वो जो जिस चट्टान पे वो पेड़ उग रहा है वो तेजी से उसकी वेदरिंग होती है, धीरे धीरे होती है? तेजी से वेदरिंग करता है वो। मिट्टी बनाने में, सॉइल फॉर्मेशन में पेड़ों की अहम भूमिका है। मिट्टी की कटान को तो वो रोकते हैं। अगर पानी बह के कहीं पर लेके जा रहा है उसके कटान को तो रोकेंगे, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन में उसकी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जड़ें ऊपर की परत को पत्थर की धीरे धीरे घिसती रहती हैं, क्योंकि उनमें वृद्धि होती है जड़ों की। जड़ें वृद्धि करती हैं पहाड़ों में, पत्थरों में। जब वृद्धि करेंगी तो उसकी घिसेंगी, उसको पानी हवा जड़ों तक पहुंचेगा, पहाड़ तक, पत्थर तक भी पहुंचेगा, और वेदरिंग इंक्रीज हो जाती है। इसलिए वेदरिंग में वृद्धि होती है, लेकिन कटान रोकती है, मिट्टी बह के नहीं जाने देती, क्योंकि जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं। तो पहला ठीक है। पाला, अरे पाला क्या है? फ्रॉस्ट। अंग्रेजी में पाला, फ्रॉस्ट होता है। फ्रॉस्ट भी करता है क्योंकि ये एक वेदरिंग घटना है।
मान लो कहीं पर पाला पड़ेगा। अच्छा ये बताओ पाला क्या होता है? बर्फ ही तो होती है। कम मात्रा में बर्फ को पाला कह देते हैं। बनता एक ही लेवल पर है, फ्रॉस्टिंग भी होगी इसमें। नेक्स्ट, ये तो गलत भावांतर थोड़ी होगा, ये क्या शब्द है? चलो इसको एक बार देख लेना। भावांतर का तो नहीं है इसमें। चलो इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और जीव जंतु भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें 3 को तो आप छोड़ दो क्योंकि इसका नहीं पता। 1 2 4 5 जिसमें चारों सही हो उसको देख लो। एक डी है तो इसका मतलब भावांतर जो भी ये लिख रहे हैं ये भी ठीक होगा, लेकिन भावांतर ये है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कुछ और होगा ये। चलो देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखना, डेल्टा निर्माण के लिए बातें नहीं। डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है? इनमें से कौन सी कंडीशन डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक होती है? दशाएं इसमें छूट गया है, वो दशाएं आप समझ लेना। नदी का आकार अधिक हो परंतु आयतन कम हो। अगर नदी का आकार बहुत बड़ा है, यानी उसका पेटा बहुत बड़ा है और पानी उसमें है नहीं, आयतन माने पानी, तो डेल्टा ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। या उसका डेल्टा से कोई मतलब नहीं है। डेल्टा का मतलब बड़ा सीधा सीधा सा है, उसमें वॉल्यूम से, वॉल्यूम ज्यादा होगा, पानी का आयतन ज्यादा होगा, उसमें सेंड ज्यादा जारी होगी, सेंड ज्यादा जारी होगी तो डेल्टा तेजी से फॉर्म होगा, बड़ा फॉर्म होगा। डेल्टा देखो, डेल्टा किसी नदी के द्वारा बनाई गई अंतिम आकृति है। सामान्यतः जब सेडिमेंटेशन के जमाव को डेल्टा कहते हैं। जब नदी अपने अंतिम चरण में जहां पर भी सेडिमेंटेशन का जमाव करती है, इसके द्वारा बनाई गई आकृति डेल्टा कहलाती है। ये अलग अलग शेप इसकी हो सकती है। जैसे मान लीजिए नदी अगर पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही है, तब वो अपने साथ गाद ज्यादा लेके जाएगी कम? नदी एक पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही है, अपने साथ गाद ज्यादा लेके जाएगी कम? बताओ, ज्यादा वाले कितने हैं? कम वाले कितने हैं? बाकी के कितने हैं? बाकी तो टैबलेट वाले हैं। हाँ, तो ये तो देखना चाहता था मैं, टैबलेट किस किस को देने हैं, यहीं से छटनी हो जाए। अच्छा वो बताओ जो टैबलेट वाले हैं, संख्या बता रही है, टैबलेट वाले ज्यादा हैं, वैसे वाले कम हैं। अरे देखो, जब पहाड़ी क्षेत्र से जाएगी नदी तो अपने साथ गाद कम लेके जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में गाद ज्यादा लेके चलेगी या पहाड़ी क्षेत्रों में से ज्यादा लेके चलेगी? अरे गाद मैदानी क्षेत्रों में होती है। रीजन देखो, पहाड़ पे से जब नदी जाएगी, अरे पहाड़ पे मिट्टी होती कहाँ है? मिट्टी कहाँ होती है? किसको काटेगी? पहाड़ को काटेगी। पहाड़ धीरे धीरे कटता है, एकदम कट जाता है। मुझे ये बताओ, नदी का पानी, गंगा का पानी ऋषिकेश में साफ मिलेगा या गढ़मुक्तेश्वर में? कहाँ साफ मिलेगा? इसलिए क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। नदी जब उतर रही होगी, एक तो तेजी से चलती है, दूसरा चूंकि पहाड़ में पत्थर ज्यादा होते हैं, पत्थर धीरे धीरे टूटता है, कणों में बदलता है और बाद में मैदान का निर्माण उन्हीं कणों से हुआ, लेकिन वो हजारों सालों की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा हुआ। अब मान लो बारिश पड़ी और बारिश पड़ के गाद बह के जाएगी, नदी में जाएगी। अब नदी में सिल्टेशन की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए नदी अगर मैदानी क्षेत्रों से जितने मैदानी क्षेत्र से ज्यादा गुजरेगी, उसमें सिल्टेशन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। जितने पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से गुजरेगी, उसमें सिल्टेशन की मात्रा उतनी ही कम होगी। अब अगर पहाड़ी क्षेत्र से गुजरकर वो नदी मैदान उसमें गिर रही है समुद्र में, तब इसका मतलब
कम अपने साथ गाद लेके जाएगी, इसका मतलब कम इकट्ठा करेगी। एक और चीज, अगर पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रही है और तो इसका मतलब ऊंचाई से गिरेगी, वो समुद्र में ऊंचाई से अगर गिरेगी तो उसका जो गाद है वो वहां जमा नहीं होगी जहां पर होनी चाहिए, बल्कि उससे आगे होगी और बहुत छिछली होगी, शैलो लेवल पर होगी। ऐसी आकृतियों को एस्चुरी कहते हैं। ये डेल्टा की सबसे पहली आकृति है, इसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं, हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। सर लेकिन जो गंडक और कोसी है ये तो घूमने के आती है। अरे मैदानी क्षेत्र से गुजरती है, नहीं है। ब्रह्मपुत्र और गंगा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दुनिया का। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों सबसे बड़े मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, एक आसाम के मैदान से, एक उत्तर भारत के मैदान से। गंडक और कोसी, अरे क्या गंडक कोसी उत्तर प्रदेश में से नहीं जाती? सर वो तो खूब ले जाती है, लेकिन कहां से खूब लेके आ जाएंगी? अरे यार, अच्छा ये बताओ, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के मुझे बताओ, पहाड़ में मिट्टी कम होती है ज्यादा? मैदानी क्षेत्र में मिट्टी ज्यादा होगी या कम? गंगा में ज्यादा गाद मैदानी क्षेत्र में मिलेगी या पहाड़ी क्षेत्र में? अब बताओ, तुम कैसे नहीं समझ पा रहे? गाद कहां पे ज्यादा होगी? बारिश अगर पहाड़ी क्षेत्र में हो रही हो तब बारिश का पानी ज्यादा गंदा होगा, या मैदानी क्षेत्र में हो रही हो तब ज्यादा गंदा होगा? मैदानी में ज्यादा है। तो अब रुको, यही पर मैदानी क्षेत्र में बारिश हो रही है, अपने साथ सिल्टेशन ज्यादा लेके जाएगी या नहीं? पानी नदी में गिरेगा, नहीं गिरेगा? नदी में सिल्टेशन की मात्रा ज्यादा होगी या नहीं होगी? पहाड़ में से कैसे मिट्टी ज्यादा आ जाएगी? पहाड़ में मिट्टी होती है क्या? अगर पहाड़ में मिट्टी होती तो खेती ना हो जाती वहां पे। पहाड़ों में मिट्टियां नहीं होती, पठारी क्षेत्रों में भी नहीं होती, इसलिए वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। देखो, जो बात करने वाले हैं वो बाहर चले गए, वो विद्वान व्यक्ति वो क्लास में क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो बस लेटर लेके आने वाले हैं कि महाराज बस आप ही का इंतजार था, मैं तो खुद आया हूं। इम्तिहान भी मत दीजिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको देने की। आप लोग क्यों इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हो, या अपने आप को ओवर एस्टिमेशन का शिकार होने लगते हो? ये ओवर एस्टिमेशन खत्म हो जाएगा एक दिन, इसको मत करिए ओवर एस्टिमेशन। और खत्म थप्पड़ लग के होता है, ऐसे नहीं होता। तो थप्पड़ क्यों खाना चाहते हो लाइफ का? जीवन का थप्पड़ बहुत जोर से लगता है, पांचों की पांचों छप जाती है और दिखती भी है सबको कि देखो पिटा हुआ है बिल्कुल। ऐसा मत करिए। ये सबसे पहली आकृति है, इसे एस्चुरी कहते हैं। इससे दूसरी आकृति, उसका नाम है बर्ड फूड डेल्टा। नहीं पढ़ाई होगी आपको किसी ने, और नहीं कोई पढ़ाएगा, ध्यान से सुन लेना। अब नदी, दूसरी कंडीशन बनी नदी की। मान लो आधा क्षेत्र नदी का पहाड़ी है, या आधे से ज्यादा क्षेत्र पहाड़ी है और कुछ कम क्षेत्र उसका मैदानी है। ऐसे में जब वो पहाड़ से गुजरेगी तो कम सिल्टेशन होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जाके सिल्टेशन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। ऐसे में जब वो नदी समुद्र में गिरेगी तब वो एस्चुरी से थोड़ा ज्यादा मात्रा में अपना सेडिमेंटेशन को डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। तेजी से मैदानी क्षेत्रों में वो, मैदानी क्षेत्र में जब गिरेगी, मैदानी क्षेत्र से समुद्र में कोई नदी गिरती है तो उसका स्लोप इजी होता है, बहुत ज्यादा तेज नहीं होता। ऐसे में वो नदी एक आकृति अपने आसपास बनाना शुरू कर देगी। इस आकृति को बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं। दुनिया की एक नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, एक और भी है, इंडिया में भी है शायद, वो मिसिसिपी मिसौरी नदी बर्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है। इसलिए क्योंकि अमेरिका का आधा से ज्यादा क्षेत्र जिसमें वो बहती है, एप्लेशियन पर्वतमाला के आसपास से निकल के और नीचे के दक्षिण के मैदानी क्षेत्र में जब वो प्रवेश करती है, वो मैदानी क्षेत्र बहुत छोटा सा है, केवल उसके 1/3 भाग में आता है दक्षिण का फ्लोरिडा के आसपास का एरिया। वहां से वो फिर गिरती है
और वहां पर फिर वो बर्ड फ्लू डेल्टा बनाती है। इसीलिए एक तीसरी सिचुएशन, जब नदी मैदानी क्षेत्र में ज्यादा बह रही है, तब अपने साथ ज्यादा गाद लेके चलती है, तब वो एक वृहद डेल्टा का निर्माण करेगी, जैसे सुंदरबन का डेल्टा गंगा यमुना ने, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर बनाया। क्यों? क्योंकि दोनों ही सबसे बड़े मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। ये 3 एरियाज है। क्लियर हुआ? ये तीनों ही आकृतियां बनेंगी, ये अंतिम आकृतियां होती हैं किसी नदी के द्वारा बनी। क्लियर? चलिए इसमें देखो, डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? पहला, नदी का आकार अधिक हो परंतु आयतन कम हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुहाने के पास नदी का वेग मंद हो, करेक्ट है। अगर मान लो मुहाने के पास, मैंने अभी बताया, नदी का वेग धीमा होगा तो डेल्टा बनेगा, नहीं तो एस्चुरी बनना शुरू हो जाएगी अगर ऊंचाई से गिरेगी तो। मुहाने के पास ज्वार की तरंगे प्रबल हो, अगर ज्वार की तरंगे प्रबल है, देखो ज्वार में होता क्या है, जलस्तर बढ़ जाता है समुद्र का। जब जलस्तर समुद्र का बढ़ेगा तो जो सेडिमेंटेशन या सिल्टेशन नदी ने समुद्र में डाला है वो वापस तटों पर इकट्ठा हो जाएगा आके, तो डेल्टा बड़ा होगा या तट बड़ा होगा? उस समय जहां ज्वार ज्यादा आते होंगे तट बड़ा होगा। इसलिए ज्यादा ज्वारीय वाले जो क्षेत्र हैं निचले और ज्यादा ज्वार वाले क्षेत्रों में एक चौड़ा तट मिलता है, बीच वहां पर बड़ा मिलेगा। क्लियर है ये बात? आई नहीं आई? किसको नहीं आई? अरे बता दो, मैं तो बताने के लिए बैठा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं आई? देखो जब ज्वार आएगा तो समुद्र का पानी ऊपर उठ जाएगा, नहीं? हाँ, टाइड। अब ठीक है, अब ठीक। तो जब समुद्र का तल ऊपर उठेगा, पानी भूमि पर दूर तक आ जाएगा, तट पर। जो समुद्र के अंदर सेडिमेंटेशन था जो नदी ने किया, वो पानी के साथ दूर तक जाएगा, तटों पर इकट्ठा हो जाएगा, पानी वापस चला जाएगा, सेडिमेंटेशन को वहीं छोड़ देगा, तो तट बड़ा बनेगा छोटा? बड़ा बनेगा। अब नदी का डेल्टा छोटा बनेगा बड़ा? नदी के डेल्टे को ही तो उठा के लेके जाएगा वो उधर। नदी के डेल्टा से इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इतना मतलब है जहां ज्यादा ज्वार आते हैं वहां डेल्टा कमजोर बनते हैं, तट बड़ा बनता है। जहां ज्वार कम आते हैं वहां डेल्टा बड़ा बनता है, तट कमजोर होते हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर, अच्छा ये बताओ, भारत की किस तरफ ऊंचा है और किस तरफ नीचा? वेस्ट में ऊंचा है, ईस्ट में नीचा है। अच्छा अब ये बताओ, पूर्वी, इसका मतलब डेल्टा और तटीय क्षेत्र दोनों ही ईस्ट में होने चाहिए बड़े, हाँ या ना? ठीक है। अब ये बताओ, ज्वार सबसे बड़ा कहां आता है? ज्वार सबसे बड़ा पूर्वी तट पर कहां आएगा? बंगाल की खाड़ी में ज्यादा बड़ा आएगा या तमिलनाडु के आसपास ज्यादा बड़ा आएगा? तमिलनाडु के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र में पाक स्ट्रेट है, अरेबियन सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों पे जब भी ज्वार आएगा तमिलनाडु के तट पर जरूर आएगा, है ना? अरे कह दो, कह दिया। अब बताओ, बीच सबसे बड़ा कहां मिलेगा? तट सबसे बड़ा कहां मिलेगा? तमिलनाडु। समुद्र तट चेन्नई में सबसे बड़ा है या नहीं है? मैरियाना बीच, हाँ या ना? क्लियर। अच्छा, अब सबसे छोटा ज्वार कहां आएगा? बंगाल की खाड़ी में आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि 3 तरफ से घिरा हुआ समुद्र का एरिया है, वो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, और उसमें भी सबसे कम कहां आएगा? बिल्कुल उत्तर की ओर, क्योंकि समुद्र का पानी उधर ही कम होता चला गया होगा। इसका मतलब कलकत्ता और पश्चिम बंगाल और इधर बांग्लादेश के आसपास का क्षेत्र, डेल्टा सबसे बड़ा वहां बनेगा, नहीं बनेगा? इसलिए सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा वही है। वो नदी द्वीप है, अरे डेल्टा की बात कर रहे हैं। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है या नहीं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसीलिए बना है क्योंकि एक तो 2 नदी तंत्रों के द्वारा, 2 सबसे बड़े नदी तंत्रों के द्वारा बनाया गया।
ये दोनों सबसे बड़ी नदी तंत्र मैदानी क्षेत्रों में होकर बहते हैं, और तीसरा वहां ज्वार जो है वो धीमा होता है। इसीलिए कोलकाता में जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट में दो पोर्ट हैं, कोलकाता हल्दिया। जो कोलकाता पोर्ट है इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। कोलकाता पोर्ट के दो भाग हैं, एक कोलकाता और एक हल्दिया। जब जब ज्वार आता है कोलकाता में तभी लोडिंग और अनलोडिंग होती है, अदरवाइज तो सामान्य समय में हल्दिया से ही काम चलता है। नावों से सामान लेके हल्दिया में लाते हैं, हल्दिया में भरते हैं, क्योंकि हल्दिया में थोड़ा पानी ऊपर गहरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां ज्वार की मात्रा कम है, पानी कम गहरा होता है। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक बंदरगाह पूर्वी तटों पर हमें नहीं मिलते विशाखापट्टनम को छोड़ के। साफ है जी? कोलकाता में बीच मिलते हैं, हाँ तो बने मिलेंगे, लेकिन मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा कहां मिलेगा, तो सबसे बड़ा वहां मिलेगा जहां तट एक तो नीचा हो और ज्वार बार बार आता हो। तमिलनाडु में तट नीचा भी है, और इसीलिए तमिलनाडु से ही तो हम लोग, तमिलनाडु के जो चेन्नई तट है उसी से ही तो हम लोग पूरे ऊंचाई को मापते हैं, है ना? भारत में ऊंचाई कहां से मापी जाती है? चेन्नई तट से। वो सबसे नीचा है, वहां ज्वार दो बार आता है, एक बार अरेबियन सी के माध्यम से आने वाला और एक बार बंगाल की खाड़ी के माध्यम से आने वाला, इसीलिए वहां तट सबसे बड़ा बना है। चलिए, तो इसमें 4 गलत है, सॉरी 1 2 ठीक है, एक तो, और 3 गलत है। 4 सागरीय तट तथा सागरीय पेटे स्थायी हो। हाँ बिल्कुल, अगर सागरीय तट और सागरीय पेटे स्थायी होंगे तो फिर कैसे डेल्टा निर्माण होगा? सी बेल्ट, सी कोस्ट एंड सी बेल्ट। देखो, मान लो अगर सी कोस्ट अस्थाई है, अस्थाई माने कि वो चेंज हो जाता हो, तब फिर कैसे डेल्टा का निर्माण होगा? कहीं पर डिपोजिशन स्थायी रूप से लंबे समय तक होते रहना चाहिए या नहीं होते रहना चाहिए? तभी डेल्टा बनेगा। अगर डिपोजिशन अस्थाई है, कभी कहीं नदी डिपॉजिट कर रही है, कभी कहीं कर रही है, तब फिर वो नहीं बन पाएगा। 2 और 4 ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखना, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कैंडिनेवियन, अच्छा इसमें से देखना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये देखना है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन शील्ड फिनलैंड से लेकर नॉर्वे तक के क्षेत्र में विस्तृत है। स्कैंडिनेविया तो कनाडा में भी है, तो ये तो गलत हुआ स्टेटमेंट। कनाडा का ऊपर वाला भाग स्कैंडिनेविया आता है ना? ये गलत है। कनाडा में है स्कैंडिनेविया, तो किसी के पास मैप नहीं है? अच्छा, एटलस कोई नहीं लेके आता है? देखो खोल के, कनाडा देखो, उसमें यूएस, नॉर्थ अमेरिका देखो, नॉर्थ अमेरिका में ऊपर देखो स्कैंडिनेवियन शील्ड जो मिलेगा आपको, वो कनाडा और अमेरिका दोनों में मिलना चाहिए। मैपिंग से क्वेश्चन है ये। अरे नहीं मिला? ऐसी उसमें तो साफ लिखा हुआ है, इतना मोटा मोटा। यूएस देखो, वो नॉर्थ अमेरिका देखो, और नॉर्थ अमेरिका में महान झील प्रदेश के ऊपर का एरिया देखो, मिल गया नहीं? महान झील प्रदेश के ऊपर स्कैंडिनेविया। दिखाओ 1 मिनट। कैनेडियन शील्ड,
स्कैंडिनेविया पर्वत ये कह रहा है, देखो यूरोप में ही है, यूरोप में देखो ये कह रहा है कि स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये कह रहा है इसमें कि ये है कहां पे, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड के बीच में। स्वीडन में भी है ये, तो तीनों को, हाँ तीनों को कनेक्ट कर रहा है। ये अंग्रेजी में लिया करो, ये हिंदी में नहीं आते सही एटलस, ये हिंदी में इनका बढ़िया मामला नहीं है एटलस होगा, ये अंग्रेजी में ही ठीक है। स्कैंडिनेवियन शील्ड में तीनों देश हैं। हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं, नहीं वो कैनेडियन शील्ड सोच, इसमें इसका मतलब पहला गलत है, इस पहला गलत है क्योंकि 3 देशों में है वो, फिनलैंड से लेकर फिनलैंड से नॉर्वे तक बीच में नहीं, ऐसे कैसे है, रुको, नॉर्वे से फिनलैंड तक है, लेकिन इसका मतलब इसमें ये है कि नॉर्वे और फिनलैंड में है, जबकि ये है स्वीडन में भी। नहीं जरूरी थोड़ी है, एक मिनट, ये कोला प्रायद्वीप वाला जो इसका भाग है ये रशिया का हिस्सा है, और ये स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला लेफ्टलैंड तक कोला प्रायद्वीप तक फैली हुई है, ये तो रशिया में भी आता है इसका ये हिस्सा। इनमारा झील के आसपास का क्षेत्र, इनहारी झील का, इसलिए ये तो रशिया में भी होना चाहिए, लैपलैंड वाला जो एरिया है। देखो मेरे हिसाब से ये गलत है, ये मेरे हिसाब से ये गलत है। स्कैंडिनेवियन जो शील्ड है, ये स्कैंडिनेवियन शील्ड एक्सटेंड फ्रॉम फिनलैंड टू नॉर्वे, फिनलैंड टू नॉर्वे नहीं, बल्कि इसमें रशिया का भी हिस्सा आना चाहिए। चलो इसको, ये डिस्प्यूटेड है मामला। देखो एक तो इसमें स्वीडन नहीं है, स्वीडन इसमें होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए था एक्सटेंडेड फ्रॉम फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, तब तो ये ठीक हो जाता। चलो इसको अगर ऐसा माने तो इसका पहला वाला सही है, इसका पहला सही है, अगर ये मान लें तो पहला ठीक है। इस शील्ड की रचना, शील्ड देखो, प्लेट का वो भाग जिसमें कई तरीके की चट्टानें, रॉक्स पाई जाएं, ऐसे भाग को हम लोग शील्ड कहते हैं, ठीक है। कई तरीके के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाएं पठारों के साथ में, उसे कॉर्डलेरा कहते हैं। हाँ, पठार, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे रॉकी और जो एंडीज हैं, ये कॉर्डलेरा है, ठीक है। दूसरा, इस शील्ड की संरचना कठोर आग्नेय चट्टानों से नहीं मुलायम से हुई है, इसीलिए यहां पर स्टैगमाइट, टेलगेमाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कठोर से नहीं हुई, मुलायम चट्टानों से हुई है, ये दूसरा गलत है। इस शील्ड में धात्विक खनिजों के साथ साथ जीवाश्म ईंधन भी मिलते हैं, नहीं, केवल धात्विक खनिज मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन यहाँ नहीं मिलता। जीवाश्म ईंधन कैसे मिल जाएगा नॉर्थ पोल पर? यहाँ पर इनमें नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, पेड़ पौधे यहाँ कम मिलते हैं, जिसके वजह से जीवाश्म ईंधन में यहाँ पर नहीं पाया जाता। स्वीडन और इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, समुद्र में जरूर पाया जाता है वहां।
इसीलिए जो भी एरियाज हैं वो समुद्र में है, यहाँ नहीं। एक इसमें ठीक है, 2 और 3 गलत हैं। एक इसमें ए ठीक कर लीजिए। जीवाश्म ईंधन माने जीवों के अवशेषों से बने हुआ ईंधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं क्या? वन है यहाँ पर। वन है भी तो कैसे वाले होंगे? टेगा टाइप के हैं? सॉफ्ट रॉक से, जैसे क्या कहते हैं उसको, स्टैग्मेमाइट, स्टैटेटाइट है। कौन सी रॉक है? आग्नेय चट्टान नहीं है, लेकिन सॉफ्ट है। नहीं, ये कह रहा है कि आग्नेय चट्टान, कठोर आग्नेय चट्टानों से, तो ऊपर वाला गलत है। दूसरा, इसमें धात्विक खनिजों के साथ तो धात्विक खनिज तो मिलेंगे जो कि आग्नेय चट्टानें हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं क्या? इग्नियस रॉक्स में? अरे किसे बिल्कुल नहीं आ रहा ये बताओ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पूरा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं आपको, और आप अच्छा, किसको नहीं आया बिल्कुल भी? आप बताओगे भी नहीं। इसमें ए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चार और दलदलीय क्षेत्र को बिल कहते हैं। कौन सा? स्कैंडिनेवियन। उसमें देखो जरा आप ना, उसमें देखो ज्योग्राफी, इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है ये बिल्कुल भी मुझे, या तो कोई दूसरा मैप दो। मेरे हिसाब से तो ये ए भी गलत, इसका गलत था। स्कैंडिनेवियन शील्ड नॉर्वे और फिनलैंड में ही नहीं पाई जाती, केवल रशिया तक मिलती है। कहाँ? हाँ, कनाडा का भाग होगा। इसको लेकिन आप चेक करो एक बार। अरे मैप में चेक कर लो ना आप लोग, तो मैप। चलो इसको आप छोड़ो अभी, फिर देखेंगे इसे। नेक्स्ट इसमें देखना, डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चार्स और दलदली क्षेत्र को बिल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। डेल्टा प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग है जिसमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी, जिसमें जब बाढ़ आती है केवल तभी उस क्षेत्र में पानी आता है, उस क्षेत्र को चार्स कहते हैं। सामान्यतः ये चार्स क्षेत्रों में बरसात के मौसम में दलदलें बन जाती हैं, लेकिन बाकी समय पर ये सूखा रहता है क्षेत्र। तो यहाँ पर बाकी समय पर खेती होती है। बाकी जो बिल एरिया है वो दलदली होता है, वो बिल्कुल शुरुआत का क्षेत्र है, मतलब समुद्र के पास का क्षेत्र है, जहां पर अमूमन पानी भरा रहता है। रेह होगा ये, रेग नहीं होगा। रेह कलर या भूड़ है ये। रेह कलर भूड़ खादर मैदान की विशेषता है, खादर की नहीं है, बांगर की विशेषता है। दूसरा गलत है। क्लियर है? बांगर में मिलते हैं ये सब, रेह कलर भी। कलर में चल रहे हैं खेलने। बांगर में, बांगर की विशेषता है। धूड़ है ये, धूड़। अरे रेतीली जमीन नहीं देखी गांवों में, नदियों के पास में। बात मत करिए, इसे रविकांत ये चल नहीं रहा है। अरे मैं तो नहीं लगा कान पे, और बोले कान पे लग के चलेगा। मुझे सीखना ही नहीं, सारी चीजें नहीं सीखनी। एक आदत ऐसी होनी चाहिए, नहीं आती नहीं आ रही उसको ही लेके आओ। अब इसको
चलो ठीक है, अब आ रही हो तो देख लेना। देखो ये बांगर क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। भूड़, जब नदी अपना रास्ता बदल देती है, पुराने मैदान अब नया मैदान बनाएगी, जब नया रास्ता वो ले लेगी, डिपोजिशन नई जगहों पर होगा, तो नया मैदान बनेगा, उसको कहते हैं खादर का मैदान, उपजाऊ होता है। पुराने मैदान में से मिनरल्स की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है, इसीलिए वो ऊसर होने लगता है, उसी को कलर भूड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथन में से किस क्षेत्र को सही ढंग से व्याख्या करता है? अच्छा, ऊपर जो बातें कही गई हैं इनमें से कौन सा सही है? यह क्षेत्र बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। देखो, बाढ़ के तल से नीचे वाला जो क्षेत्र क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा, क्योंकि बाढ़ वहीं आएगी, तो इसका मतलब खादर तो ये नहीं है। भाबर, भाबर सबसे पहले वाला एरिया होता है, जहां से नदी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है, उस एरिया को भाबर कहते हैं, है ना। तीसरा तराई, भाबर के नीचे वाला भाग तराई होता है, तो इसका मतलब ये बांगर की बात कर रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चौथे पांचवें एक को पढ़ो। देखो, ये टाइम बचाने का तरीका है, ये सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है। चारों को क्या ही पढ़ना, एक को पढ़ लो, बाकी को मैच कर लो। बांगर इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें शीत मरुस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत मरुस्थलों में लंबी तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। गलत बात है तो सरासर। ध्रुवीय मरुस्थलों की तरह ये मरुस्थल वर्ष भर ठंडे नहीं रहते, ये करेक्ट है। शीत मरुस्थल वर्ष भर ठंडे नहीं रहते, गर्मी यहाँ पर खूब पड़ती है। गर्मी के मौसम में ये गर्म भी हो जाते हैं तेजी से। नेक्स्ट लिखिए, देखिए ये मरुस्थलीय समशीतोष्ण क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई तथा वृष्टि छाया क्षेत्र में पाए जाते हैं। करेक्ट है, ज्यादा ऊंचाई पर होंगे और जहां बारिश नहीं पहुंचती होगी वहां डेवलप होंगे, सीधी सी बात है। तो 2 और 3 ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पीछा छूटा ज्योग्राफी से, इतिहास आया। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम था, कुंवर सिंह नहीं थे, मंगल पांडे नहीं थे, अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह। इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ये केवल आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ये आपकी इंफॉर्मेशन टेस्ट करने के लिए नहीं है। देखो, ये जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, आप इसको ये मत मानना कि ये आपको टेस्ट करने के लिए है, ये आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए, उसे अंडरस्टैंडिंग को और डीप करने के लिए, उसे और शार्पन करने के लिए है। इसलिए अपना टेस्ट मत मान के चलना कि सही, ये मान के मत चलना कि क्या होगा हमारा, अरे ये हो रहा है इसीलिए अच्छा होगा, है ना। ठीक है। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखना, इसमें यह भविष्यवाणी की प्लासी की युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारण नहीं था? देखो, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये विक क्या चीज होती है। देखो, गाय और सुअर की हड्डियों की बात नहीं थी, बल्कि चर्बी की बात थी, और वो भी कार्टेजेस में थी। तो पहला तो ये गलत ही है मामला, हड्डियों की बात थोड़ी थी। ये भी भविष्यवाणी नहीं थी कि 1757 के बाद ही खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणी थी 100 साल में खत्म, अफवाह थी ये। हाँ, डी तो गलत है ही।
ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में, अरे इसमें नहीं है एक भी ठीक, ये सारे गलत। इसका डी सही आंसर है, इसका डी सही आंसर है? अरे नहीं, सबसे गलत नहीं, तीनों ही गलत हैं, ये सारे ही गलत हैं। डी कैसे गलत? डी सही है। ये भविष्यवाणी थी कि रामराज आ जाएगा। एक कारण नहीं, तो ये कारण, तो बाकी के और कारण थे, गाय और सूअर की हड्डियों का कारण था। अरे इसमें डी सही है यार, एक भी इसमें ऑप्शन गलत है, चारों ही गलत है। ये इसमें चारों गलत है। देखो पहले वाले में चर्बी की बात थी, हड्डियों की बात नहीं थी, और वो भी कारतूसों में थी। ये बिग पता नहीं क्या मामला है? अच्छा, तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था। मोमबत्ती है ना, पता नहीं कहाँ से लिखी है। नेक्स्ट लिखिए। अरे ऐसे कैसे सही है? भविष्यवाणी कहाँ थी? किसमें? विपिन चंद्रा में? मैंने तो नहीं पढ़ा। ये इतिहासकार ने किसी ने रिसर्च करके लिखा है क्या? अगर लिखा है तो मुझे दिखाना, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। क्या ऐसी, सुनो यार, ये आवाज क्यों नहीं जा रही है? ये चल नहीं रहा है। हेलो हेलो हेलो, दोबारा उसको ऑन ऑफ करो। हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। मेरे टॉन से भूल गए बोलते बोलते। अरे मुझे नहीं कराना। हेलो हेलो हाँ नहीं ये सर। हेलो चलो ज्यादा है, चलो ठीक है, इतनी अब आ गई। हेलो हेलो, अब ठीक। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है, इतना है। चलो ठीक। ब्रिटिश शासन में सामान्य जन में असंतोष था। पार्टिसिपेशन किया उन्होंने। ये बताओ, किसानों ने 1857 में पार्टिसिपेट किया था? अरे जो सवाल पूछे उसका जवाब तो सोच के। देखो एक तरीका होता है अपनी बात को थोपने का, एक तरीका होता है अपनी बात को तथ्यपरक कह के और उसको सामने रखने का। अब कौन सा पसंद करोगे? कहां पर किसानों ने हिस्सा लिया उसमें? कहीं पर किसानों का विद्रोह हुआ 1857 में, एक जिक्र बताओ, किसी जगह पर बताओ जहां किसानों ने अपना विद्रोह किया। सैनिक थे शामिल उसमें? सैनिकों के अलावा उसमें कोई शामिल था? इसीलिए उसे सैनिक विद्रोह के नाम से नहीं जानते। क्या उसे किसान विद्रोह के नाम से जानते हैं? रुको पहले, लेकिन बाद में अपनी पहले कहानी को जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद जो मैं कहानी तुम्हें, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर अपनी चलाओ और अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश करोगे तो विद्वता भूल जाओगे, क्योंकि वो किसी मतलब की नहीं है। अभी तो वो एक सैनिक विद्रोह था। क्यों? क्योंकि सैनिकों ने ही उसमें पार्टिसिपेशन किया।
किसानों ने असंतोष था किसानों में, लेकिन उसका प्रकटीकरण कहीं नहीं हुआ। 1857 में उसका प्रकट कहीं पर भी वो नहीं हुआ। चलो छोड़ दो। तो इसमें इसलिए वो एक जन सामान्य में असंतोष था, ये जरूर है, लेकिन इसमें बात हो रही है 1857 की। 1857 क्या जन सामान्य में असंतोष की वजह से हुआ? केवल जन सामान्य में असंतोष नहीं था, सैनिकों में, जमींदारों में यह असंतोष देखने को मिला। इसीलिए सैनिकों की कोई लीडरशिप जमींदारों ने दी या छोटे राजाओं ने दी, जिनके अधिकार छीन लिए गए थे। मुझे एक भी किसान नेता बताओ उसमें कोई था किसान विद्रोहियों का नेता? जो थे वो जमींदार थे, और जमींदार थे पुराने जमींदार थे, नया कोई जमींदार बताओ? वो छोटे राजा जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, अवध की बेगम, झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, जब और ये बरेली के क्या नाम था उनका, अहमदुल्ला, नाना साहिब, ये कौन थे? किसान थे, नए जमींदार थे, पुराने राजा थे। मेरठ में जब विद्रोह की शुरुआत हुई, किसानों ने किया, सैनिकों ने किया? सैनिकों ने किया। तो जन सामान्य में असंतोष एक अलग बात है, ये सत्य है, लेकिन उसका 1857 से कोई भी मतलब नहीं था। 1857 में वो प्रकट नहीं हुआ सीधे तौर पर। ये जरूर था कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से जरूर भूमिका निभाई होगी। क्यों? क्योंकि जो सैनिक थे वो किसानों से, यही परिवारों से आते थे। क्योंकि किसान सीधे तौर पर उनका परिवार प्रभावित हो रहा था, इसकी दुर्भावना सैनिकों में भी थी, तो इसलिए सैनिकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अप्रत्यक्ष कारण जरूर हो सकता है, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था। यहां आपको ये देखना है, जैसे इसमें अगर आप आंसर में देखो तो सी किसी में भी नहीं है, केवल सी आंसर इसमें सही नहीं है। सी ऑप्शन में नहीं है किसी में भी, केवल सी। अगर केवल सी होता तो हम एक बार तो सोचते कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ये था साम्राज्य, ये था कारण जन सामान्य संतोष। जब ऑप्शन में नहीं तो लगाएंगे तो वही ना, क्या ऑप्शन में नहीं? अगर ऑप्शन नहीं लगाए सी ऑप्शन के अंदर सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया उसमें चुनना है। मतलब सर उसके बाद ऑप्शन को कॉम्बिनेशन नहीं दिया तो ना केवल एक तो ये भी ऑप्शन तीन सही हो गए, फिर तीन सही हो गए ना। कौन कौन से सही हो गए? तीन सही हो गई, ऊपर की दो गलत हो गई, इसमें ऑटोमेटिकली। मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात। इसमें 3 ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो 3 हो गए, एक नहीं था, चौथा था। ये कहाँ था इसमें? कलयुग में राम राज्य। हाँ, ये जब इसको ऑप्शन ही नहीं दिए तो क्या करें? अरे इसका मतलब थोड़ी है कि ये पेपर हो रहा है क्या? तो सब ऑप्शन देने चाहिए। मतलब ये मुझे समझाने के लिए यहाँ आया और ये सोच के आया ये इसकी कमी है, मैंने इसलिए आगे नहीं लिया। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आया? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चारों गलत है, इसलिए वो सवाल ही गलत है, इसलिए आप चारों को गलत मानो। तो मुझे ये बात यहाँ समझाने आए, केवल अपनी बात को सत्य से दिखाने, ना कि मेरी बात को समझने के लिए। अरे इसमें चारों में से एक भी
बी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है। इसमें ये होना चाहिए, इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 चारों ही गलत है। इसमें चारों में से कोई कारण नहीं था 1857 का। पहले वाले में हड्डियों की बात है, जबकि उसमें चर्बी की बात थी। दूसरे वाले में भविष्यवाणी की बात है। भविष्यवाणी अगर किसी ने, अगर तुमने पढ़ा है, विपिन चंद्रा में पढ़ा है तो मुझे लिखो, अगर उसमें पढ़ा है ना वो एक आती है किताब उसकी, नहीं स्पेक्ट्रम तो चलो नहीं, अरे एक और है पांडे आते हैं ना वो, एसके पांडे को पढ़ो, उसमें तो जरूर मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कोई हुआ थी, रात को सपना भी बता सकते हैं वो नाना साहब को आ गया था, यह हो सकता है बहादुर शाह जफरपुरी आ गया हो कि भाई साहब तो बस तुम्हारा ही आ जाने वाला है, तो 1857 हमने करवा दिया हो, लेकिन विपिन चंद्रा कभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगर कहीं कहा उन्होंने तो मुझे लिखाओ, फर्जी काम नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। दूसरा, जन सामान्य में असंतोष था ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ, मैं ये बात मान लूंगा। इतिहास के विद्यार्थी बैठे हुए यहाँ पे, वो मुझे साफ तौर पर बताएं, अपने प्रोफेसर साहब से पूछे, कारण था, लेकिन क्या 1857 में जन सामान्य ने भूमिका निभाई थी? और अगर निभाई थी तो कहां वो किसी रिसर्च से सिद्ध हो रही है? सैनिकों की भूमिका थी, इसीलिए इसे एक सामंतवादी युद्ध भी कहते हैं, इसीलिए इसे एक रिग्रेसिव टाइप का, रिग्रेसिव या अल्मोडानी इसको माना। इंटेलेक्चुअल्स, क्या मध्य वर्ग का इसमें कोई योगदान था? 1857 में कहीं पढ़ा मध्य वर्ग ने पार्टिसिपेट किया? राजा राममोहन राय थे या नहीं थे इस समय? अरे मुझे ये बताओ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे नहीं थे इस समय? सर सैयद अहमद खान थे इस समय नहीं थे? क्या उन्होंने सपोर्ट नहीं करते वो अगर ऐसी बात होती तो? मध्य वर्ग ने इसका सहयोग नहीं किया। जब मध्य वर्ग ने सहयोग नहीं किया तो क्या जनता के निचले तबके ने इसमें सहयोग किया होगा? जनता का निचला तबका, लोअर वर्ग, क्या सीधे तौर पर ऊपरी वर्ग से जुड़ा हुआ होता है या मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ होता है? अरे आप मेरे से जुड़े हुए या मोदी जी से, ये बताओ। बड़ी सीधी सी बात है। मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ होता है निचला वर्ग, क्योंकि उसी से वो डायरेक्ट संपर्क में होता है। उनके संबंध, किसी भी समाज के संबंध निम्न वर्ग के जो संबंध होते हैं वो मध्य वर्ग के साथ होते हैं, और मध्य वर्ग के संबंध उच्च मध्य वर्ग के साथ और उच्च मध्य वर्ग के उच्च वर्ग के साथ में, ये हायरार्की देखने को मिलती है। तो मध्य वर्ग के संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मध्य वर्ग ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, मध्य वर्ग ने इसे अधोगामी बताया था, इसकी भर्त्सना की थी, आलोचना की थी। इसलिए ये सेकंड वाला, थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें ये भी गलत है, और अंतिम वाला तो गलत ही है, ये तो आपके हिसाब से भी गलत है। पीछे से चला रहा था, तो 1757 से लेके पिछले 100 वर्षों का एक असंतोष था जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। और एक और चीज है कि इन 100 वर्षों में असंतोष की जो प्रकटीकरण है वो अलग अलग स्तर पर हुआ। वो आपको किसान विद्रोह में देखा जा सकता है, जनजातीय आंदोलनों में, आदिवासी आंदोलनों में, नागरिक विद्रोह में, हर तरीके से उसे देख सकते हैं। लेकिन नागरिक विद्रोह में क्या 1857 के विद्रोह को नागरिक विद्रोह कहा गया है? क्या जन विद्रोह कहा गया है? सैनिक विद्रोह कहा गया है? तो हमारे वाले कौन से लिखते हैं वो बताइए। अरे आज तक तो ये पता ही नहीं चल पाया क्या था, इसकी प्रकृति के ऊपर तो आज तक रिसर्च हो रही है, और तुम हमारे वाले अपने वाले कह रहे हो। तुमने इसका मतलब किताब नहीं पढ़ी इतिहास की कुछ भी। मुझे ये बताओ, विपिन चंद्रा ने क्या, विपिन चंद्रा भी जब इसकी प्रकृति के ऊपर बात करते हैं तो अलग अलग लोगों का हवाला देते हैं कि फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फिर अपनी बात कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये था। तुम इसमें एक ही बात कह रहे हो, यानी तुम नेक्स्ट विपिन चंद्रा हो, ऐसा
करते हैं, पहले अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद में कोई बात कहते हैं तब वो परफेक्ट होती है। बिना पढ़े कोई बात के ऊपर एम्फसाइज करना गलत तरीका है। मेरे हिसाब से ये चारों गलत है, चारों ऑप्शंस नहीं है। अलग बात है वो उसकी प्रकृति के ऊपर तो आज भी वाद विवाद है, क्या प्रकृति की आज भी रिसर्च होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पीएचडी ये रिसर्च या थीसिस लिखी जाती है 1857 के ऊपर आज की, क्योंकि आसान है लिखना उसे, आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस उसके मिल जाते हैं, थीसिस भी उसकी काफी ज्यादा है, लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके ऊपर अभी भी चल रहा है। खैर चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? नाना साहब को कहा गया ऐसा कि वो फकीरों और उनके भी नेता थे, क्योंकि कानपुर में सामान्य जन का भी उन्हें सहयोग था। कानपुर में बिठूर में, चूंकि उन्हें बिठूर में जागीर दे दी गई थी, तो बिठूर की जागीर के जो लोग थे वो उन्हें सपोर्ट करते थे। क्या? अरे भारत के जन सामान्य की बात हो रही है, बिठूर के जन सामान्य की। क्या 1857 का विद्रोह पैन इंडिया था? संपूर्ण भारत में था? नहीं। तो तुमने भी भारत क्यों कहा? जन तो भारत का ही होगा ना। उत्तर भारत के केवल कुछ क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में फैला हुआ था, क्षेत्रीय स्तर के आधार पर भी वो सीमित था, जन सामान्य नहीं आएगा उसमें। भाई मैं मान लीजिए मैं अपने गांव का मैं ग्राम प्रधान हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे तो गलत पोस्ट है चलो पर ले लेता हूं, है ना, मान लीजिए मैं ग्राम प्रधान हूं अपने गांव का, तो जन इसका मतलब ये हुआ कि आधे से एक ज्यादा लोग ने मुझे वोट दिया होगा, सामान्य बात है। अब मैं इसमें XYZ में नहीं जा रहा कि मैंने 10 खड़े कर दिए होंगे, उसमें से जिसको भी मुझे 9 भी वोट मिल गई या 10 भी 11 भी मिल गई तो मैं जीत गया। इसका मतलब भाई मेरे खिलाफ है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं ये मान रहा हूं कि 2 लोग खड़े हुए, उसमें एक मैं भी था, मैं जीत गया। इसका मतलब 51 वोट मुझे मिल गए, लेकिन 49 तो मेरे खिलाफ थे, एक चीज। दूसरी चीज ये है, लेकिन 51 आदमी मेरे साथ थे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि नहीं जी पूरा गांव मेरे साथ था? दावा कर सकता हूं नहीं? नहीं, आज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से दावा गलत होगा। क्यों? क्योंकि मुझे केवल 51 ही तो वोट मिले, 49 तो मेरे खिलाफ पड़े, इसलिए मैं पूरे गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं केवल एक सीमित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। हाँ, पर चूंकि मैं ये मानता हूं कि 49 लोगों ने भी मुझे वोट किया, तब मैं उस लेवल पे ये कह सकता हूं कि हाँ जी ठीक है, मैं ग्राम का प्रधान हूं, अब उनका भी प्रतिनिधित्व कर लो। लेकिन ये कहना कि नहीं जी पूरे गांव ने मुझे वोट दिया, तो ये तो अनैतिक बात है। इसीलिए ये कहना कि बिठूर के 100 लोगों ने अगर नाना साहब को सपोर्ट किया तो वो एक जन आंदोलन था, तो दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। सर ऐसे तो पढ़ा था, उसके बाद तो पढ़ा था, क्योंकि उनके खिलाफ में तो अपोजिशन में वोट पड़ी। डिस्प्यूटेड बात है, स्टॉप, ठीक है, फिर बात करेंगे इसके ऊपर क्लास के बाहर। चलो नेक्स्ट, चलो इसमें नेक्स्ट देखो, महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बात तो सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, करें। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, वैसे देखो नियमन तो पहले ही हो गया था, पर हाँ ये मान सकते हैं कि ठीक है ना, तीनों को 1 2 3 से सही कह सकते हैं। 1 और 2, 3 तो ये खत्म है, गलत है, 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 ठीक है। नियमन तो पहले ही हो गया था, 1835 में खत्म हो गया था, मोनोपोली खत्म हो गई थी, 1833 में हो गई थी नहीं, चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट, 1897 विद्रोह के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? विलियम की सही संधि, हाँ सही है, लोगों से जबरदस्ती छीन लिया था सब। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों को हस्तक्षेप, ये भी सही है।
सैनिकों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार, ये भी ठीक है। चलिए रिगार्ड टू करेक्ट, 4 हो गए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला, करेक्ट है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रांत था अवध, और इसमें ये माना जाता है कि मालगाड़ी व्यवस्था ने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दूसरा, अवध के साथ अनैतिकता भी, अवध के नवाब हमेशा से ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स रहे थे और उनका फिर लाठी छीन लिया जबरदस्ती, जबकि उसका कोई आधार नहीं था। उनके तो एक लीगल हायर थे बिजनेस काबिल। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था ना, पंजाब ने तो सहयोग किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट लिखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, करेक्ट है। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी ठीक है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, ये भी ठीक है। 1 2 3 दोनों ठीक है। 3 नेक्स्ट 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर टीका प्रहार करना, ये भी करेक्ट है। मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ये भी करेक्ट है, इसमें है ऑप्शन। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी। 20वां, विद्रोह के तत्कालीन कारण धार्मिक था, बात कर रहे हैं।